शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। 48 घंटे हो रहे हैं, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कोई उस पर कुछ कह ही नहीं रहा है। सबके मन में सवाल यह है कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री के अलावा किसी ने उनके इस्तीफे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उन्होंने भी सिर्फ उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? वो खुशी खुशी तो कोई इस तरह से पद छोड़ता नहीं है, काम करते करते अचानक पद छोड़ दिया। तो जाहिर है सियासत में कुछ बहुत बड़ा हुआ है, घटित हुआ है, जिसको लोग जानना चाहते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा चर्चा का विषय यह है कि कांग्रेस पक्ष में बात कर रही है, जिसको उन्होंने बहुत तंग किया, आरोप लगाती रही है, वो उसके सदस्यों को निलंबित तक कर दिया। लोकतांत्रिक परंपराओं का पाठ भी उन्होंने बहुत पढ़ाया। कांग्रेस उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाई, लेकिन अचानक सरकार में उन पर अविश्वास क्यों हो गया सरकार का कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। रविंद्र जैन साहब से इसको समझेंगे। रविंद्र भाई, क्या लगता है, कोई कुछ कह नहीं रहा है, इतना मौन है, ये सन्नाटा किस बात का है? देखिए रिजवान भाई, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं ये। सोचिए कि देश का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पद और प्रधानमंत्री को सेकंड नहीं लगी, ऐसा चलता कर दिया। पूरे देश में खामोशी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर सन्नाटा। क्या हो रहा है ये? क्या ये वाकई हम लोकतंत्र में हैं रिजवान भाई? आज सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या भारत में लोकतंत्र है? क्या वो राजनीतिक दल जिसने इस्तीफा मांगा वो राजनीतिक दल लोकतांत्रिक दल है? ये भारतीय जनता पार्टी ने इस्तीफा मांगा है, राष्ट्रपति ने इस्तीफा मांगा है, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा मांगा है। आखिर किसने किया है? रिजवान भाई, मैं एक जानकारी जो मुझे मेरे सूत्रों से मिली है, आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। धनखड़ जी का इस्तीफा कहाँ टाइप हुआ? धनखड़ जी के घर में नहीं हुआ, राज्यसभा में नहीं हुआ है, सचिवालय में। ये कहीं से टाइप होकर उन्हें भेजा गया था। आप विश्वास करेंगे, जो खबरें आ रही हैं निकल कर छन छन कर, वो ये आ रही हैं कि धनखड़ जी ने इस इस्तीफे पर 3 लाइनें बदलने की कोशिश की थी। उनका कहना था कि मैं ये 3 लाइनें परिवर्तन करना चाहता हूँ, लेकिन वो भी इजाज़त नहीं मिली। सिर्फ ये कहा गया, हस्ताक्षर करिए और वापस भेजिए। सोचिए, क्या वाकई हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था का ये अंग है? ये छोटा मोटा मामला नहीं है। एक प्रधानमंत्री जो प्रोटोकॉल में उपराष्ट्रपति के बाद आते हैं, एक भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी है, लेकिन ये जो 2 पद हैं, ये तो संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के। इन्हें हटाने का अधिकार किसको था? क्या डराया गया? पर्दे के पीछे क्या डील हुई है? देश की 140 करोड़ जनता को जानने का भी अधिकार नहीं है। और आप देखिए, इतनी बड़ी घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी में पत्ता भी नहीं खड़क रहा है। आप देख रहे हो, किसी नेता की हिम्मत हो रही है बोलने की? किसी के सामने माइक लगा दो तो मुंह पे पट्टी बांध के आगे इधर उधर खिसक जाता है। कल आपने देखा, हमने मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से पूछा तो उन्होंने कहा, मैं तो अभी प्रदेश स्तरीय हूँ, मेरा तो मतलब जो मुझे जानकारी आपके माध्यम से ही मिली। हाँ, मुझे भी आपके जरिए जानकारी मिल रही है। आप सोचिए, वाकई अब एक कहावत नई शुरू हुई है बीजेपी के अंदर, ज़्यादा मत उड़ नहीं तो धनखड़ बढ़ा दिया जाएगा। ये एक नई कहावत है बीजेपी में। सोचिए, धनखड़ एक आइकॉन बन गए हैं। धनखड़ एक ऐसा पर्सनैलिटी, ऐसा व्यक्तित्व बन गया है, जरा सा उड़ने की कोशिश की और पर काट दिए गए। बहुत कुछ हुआ है रिजवान भाई, इसका सच कब सामने आएगा नहीं पता। अभी तक जो सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, ये पूरा सच तो नहीं है, ये आधा सच है। लेकिन इससे घबराहट हुई है देश की जनता को कि जब उपराष्ट्रपति सुरक्षित नहीं है, वो यदि सरकार की मेहरबानी पर है, राष्ट्रपति भी शायद सरकार की मेहरबानी पर है, तो सोचिए हम इस समय कौन से संविधान से चल रहे हैं और हमने किस संविधान के द्वारा ये देश को गढ़ा है। मेरे लिए तो बड़ी चिंता की बात है। और आपने जो सवाल पूछा, इतना सन्नाटा क्यों है,
तो आप सोच लीजिए इतना सन्नाटा इसलिए है कि अब दो लोगों का जो डर है वो संघ से लेके भाजपा से लेके हर किसी में दिखाई मुझे तो दे रहा है। हो सकता है संघ के लोग इसे स्वीकार ना करें। तरुण भाई, जिस तरह से जगदीप धनखड़ जो है वो अति प्रतिक्रियावादी नेता थे, राज्यपाल रहते भी उन्होंने ऐसा बहुत कुछ किया, उनकी कारगुजारियाँ जो है चर्चा में, सुर्खियों में रही, विवादों में भी रही, और कई बार वो झुक गए बिल्कुल प्रधानमंत्री के सामने। उन्होंने प्रधानमंत्री को पूरी दुनिया का आइकॉन भी बताया, उन्होंने बहुत कुछ कहा, और वो एक उपराष्ट्रपति की पद की गरिमा के अनुरूप तो बहुत ढेर सारी चीज़ें नहीं थी। इसीलिए जिस तरह से जब उन्होंने मध्य प्रदेश के एक जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, उन पर भी उन्होंने कुछ कहा, हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, उनको भी एक नसीहत दे डाली थी उन्होंने एक कार्यक्रम में। कहा देश के सबसे संवैधानिक दूसरा प्रमुख व्यक्ति ऐसा कह रहा है आपसे कृषि मंत्री जी। नहीं, चलिए अपन आगे बढ़ने से पहले वो वीडियो दिखाते हैं और उस पर अपन चर्चा भी करेंगे। ये वीडियो शिवराज सिंह जी चौहान को सामने बिठाकर बिल्कुल मॉनिटर की तरह, जैसे क्लास में मॉनिटर होता है उस तरह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी शिवराज जी को नसीहत दे रहे हैं। और ये भाषा देखिए रिजवान भाई, ये भाषा बिल्कुल वैसी भाषा है जो सत्यपाल मलिक की है। किसान कब तक आंदोलन करेंगे, किसान को कुछ क्यों नहीं मिलता, सुन लीजिए। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए क्या किसान से वादा किया गया था, और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे। एक जाट नेता की तरह उन्होंने पहले भी, जब कांग्रेस ने उनको निशाने पर लिया तो उन्होंने जाट नेता, कृषि किसान पुत्र, ऐसा कुछ बहुत कुछ अपने लिए उन्होंने ये भी कहा था। तो जिस तरह से उन्होंने कहा था, ये शिवराज जी की बात आपने सुनी, शिवराज जी को उन्होंने क्या कहा, लेकिन इससे जब पहले मैं जो चर्चा कर रहा था वो यही थी कि जब जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे की घोषणा की, उन्होंने इस्तीफा भेजा, तो लगा कि भावुकता में किसी कारण से उन्होंने ये कदम उठा लिया है और अभी सब मना लेंगे उनको। पहले शुरुआत में तो यही लगा, लेकिन राष्ट्रपति ने जैसे ही मुहर लगाई तब जो अंदर हमारे एक दूसरी आशंका थी, इसलिए कि हमें लग रहा था लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान देश में है, तो हमें जैसे ही इस्तीफे पर उनके मोहर लगी तो अजीब तरह की चिंताएं मन में होने लगीं। और अब आप क्या देख रहे हैं, क्या जगदीप धनखड़ को बनाने की वजह आप क्या देखते हैं और हटाने की वजह आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं तो ये देख रहा हूँ कि जब वे पश्चिम बंगाल में राज्यपाल थे और जिस तरह उन्होंने ममता के साथ बिहेव किया, बहुत ही अभद्र बिहेव कह सकते हो आप, और जिस तरह वे बिल्कुल 60 डिग्री 90 डिग्री तक झुके रहते थे मोदी और शाह के सामने, वो उनकी सबसे बड़ी योग्यता बन गई थी। और उसी योग्यता के चलते वे ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से लेकर और उन्होंने उपराष्ट्रपति के हाउस तक की पूरी यात्रा की। यहाँ आने के बाद उनको लगा कि मेरे अंदर तो रीढ़ की हड्डी भी है। अब वे बातें करने लगे, वे मुद्दे उठाने लगे, वे सरकार को आईना दिखाने लगे। यद्यपि हाउस के अंदर वो नरेंद्र मोदी के प्रति समर्पित थे, लेकिन कई मुद्दे ऐसे अभी पिछले कुछ दिनों से आ रहे थे। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ। उनने अपने घर पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बुला लिया, मोदी जी को अच्छा नहीं लगा। उनने अपने घर पर संजय सिंह आप नेता को बुलाया, उनने अपने घर पर अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया, तो उन्होंने अपने घर पर भारतीय जनता पार्टी के इतर कई बड़े नेता जिन्हें मोदी जी आंखों से भी देखना पसंद नहीं करते, वो उनके साथ नज़दीकियाँ बढ़ा रहे थे। इसके अलावा उन्होंने किसानों की समस्या उठाना शुरू कर दिया। और ये तमाम सारी चीज़ों के अलावा एक बात और जो जानकारी आ रही है, फरवरी से लेके और जुलाई के बीच में ऐसी 4, 6, 10 घटनाएं हुई हैं जब उन्होंने 2 गुजराती शब्द बोल दिया। 2 गुजराती देश को चला रहे हैं, जो खबरें बाहर आ रही हैं। हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो यही सब आपको दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि ये 2 गुजराती 2 उद्योगपतियों को आगे बढ़ा रहे हैं, किसानों का फायदा नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि धनखड़ के शरीर में सत्यपाल मलिक की आत्मा प्रवेश करने लगी थी धीरे धीरे, और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह नहीं चाहते थे कि अब दूसरा सत्यपाल मलिक आ जाए इस देश में। तो उन्होंने, धनखड़ जी पूरे सत्यपाल मलिक बने, उसके पहले उनके पर काट दिए गए और उन्हें घर बिठा दिया। रिजवान भाई, एक जानकारी मैं तमाम दर्शकों को आपके जरिए देना चाहता हूँ, ये अप्रत्याशित नहीं था। ये बात बड़े दावे से कह रहा हूँ कि ये अप्रत्याशित नहीं था।
10 जुलाई को जगदीप धनखड़ जी की पत्नी का जन्मदिन था और उस दिन जगदीप धनखड़ जी ने लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों को सरकारी खर्चे पर भोज पर बुलाया था। पूरा टीवी, जो संसद का टीवी चैनल है, उसके सारे लोग थे और एक पार्टी की थी। तो क्या वो विदाई पार्टी थी? क्या उनको एहसास हो गया था जो उन्होंने अपने सचिवालय में वो 10 तारीख को ही भोजन करा दिया? एक सवाल इसलिए उठ रहा है कि क्या उनको लग रहा था कि किसी भी क्षण उनकी विदाई हो जाएगी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी के जन्मदिन, अच्छा पत्नी का जन्मदिन मनाना है तो घर पे मना लीजिए, आपका बंगला बहुत बड़ा है, लेकिन आपने सरकारी खर्चे पे ये आयोजन किया। तो निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है कि धनखड़ जी बहुत विद्वान है, समझते सब हैं, बेशक वो झुके किसी के सामने रहे, पर ऐसा नहीं है कि वो समझ नहीं रहे थे, उनको समझ में आ गया था और यही कारण है कि 10 तारीख को उन्होंने खुद ही अपनी फेयरवेल कर ली थी। रविंद्र भाई, जब धनखड़ बने, जब उनको बनाया गया, जाट हैं वो, बड़े जाट नेता हैं, समाजवादी भी रहे हैं, तब हरियाणा के चुनाव होने वाले थे, उससे पहले उत्तर प्रदेश के भी चुनाव थे और अब बिहार के चुनाव हैं, पश्चिम बंगाल का चुनाव है, आगे चल के केरल के भी चुनाव हैं। तो अब जाहिर है कि अब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस तरह की, ये उत्तर प्रदेश का भी समय है। तो क्या लगता है इन क्षेत्रों से या मध्य प्रदेश में भी आप किसी की संभावना देखते हैं कि अब वो अवसर उन्हें मिलने वाला है? देखिए, अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा इस देश का, मैं दावे से कह सकता हूँ इस समय जितने मीडिया के बड़े बड़े धुरंधर हैं, कोई पता नहीं लगा सकता जी। अंदाज हम सब लगा सकते हैं, ये होगा, वो होगा, ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने क्या तय किया है, उनकी परछाई भी पता नहीं लगा सकती हम और आपकी क्या। अब आपने कहा कि वैसे मोदी 3 है, उसमें बहुत ढेर सारी चीज़ें जो मीडिया में नाम चलते हैं वो हो जाते हैं। मध्य प्रदेश का अध्यक्ष भी तकरीबन उसी तरह से, पीछे भी कई चीज़ें मोदी 3 में ऐसी हुई हैं। आप क्या देखते हैं? नीतीश कुमार को भी मध्य देखते हैं प्रदेश इसमें? का अध्यक्ष और देश का उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का संचालन करते हैं, उनमें बहुत अंतर है। बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि अब जो उपराष्ट्रपति बनेगा वो झुका नहीं होगा, रीढ़ की हड्डी विहीन होगा। पहले पूरा मेडिकल चेकअप हो जाएगा कि इसके अंदर रीढ़ की हड्डी भविष्य में होने की संभावना ना हो, बिल्कुल लुंज पुंज टाइप होगा। मैं बड़ा सब क्लियर बोल रहा हूं कि अब यदि जो भी जिसको भी बनाया जाएगा, यदि उसकी थोड़ी बहुत रीढ़ की हड्डी होगी ना, वो भी उसे निकाल के अपने घर रख कर ही आएगा। जो माहौल इस समय देश में है, ऐसा चाहिए जो मोदी जी के इशारे पे चल सके, मोदी जी के इशारे पे नाच सके और डांस कर सके। आप सोचिए, इस तरह का चाहिए। अब आपने कहा मध्य प्रदेश की क्या संभावना है? देखिए, हरियाणा में थे, सहयोग से वो बन गए, लेकिन बिहार में मुझे अभी दूर दूर तक दिखता नहीं कोई ऐसा नेता जो मोदी जी उपराष्ट्रपति पद के लिए लाए। मेरी जो संभावना है, मैंने जो एक अनुभव मैंने देखा है कि हमने वेंकैया नायडू जी को बनते देखा था। वेंकैया नायडू जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और उन्हें एक सम्मान देना था। तो यदि उसको पुनरावृत्ति होती है तो जेपी नड्डा जी इस पद के प्रबल दावेदार हो सकते हैं। जेपी नड्डा साहब से इस्तीफा लेके उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। इसलिए कि अभी उपराष्ट्रपति जैसा व्यवहार भी उन्होंने सदन में 3 दिन पहले किया था कि आप जो भी कह रहे हैं वो जाएगा नहीं। अभी तो चर्चा ये भी है कि इस्तीफे के कुछ घंटे पहले जेपी नड्डा और धनखड़ के बीच में टेलीफोन पे तू में हुई है नहीं हुई है पता नहीं है। फिर ये सारी अखबारों की अटकलें हैं, सोशल मीडिया की अटकलें, हम इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन चर्चाएं जरूर हैं कि कहीं ना कहीं, क्योंकि एक बैठक होनी थी, आपको मालूम है जो बिजनेस कमेटी की बैठक थी कि हम राज्यसभा को कैसे चलाएं, और बिजनेस कमेटी की बैठक सुबह हुई थी, लेकिन ये तय हुआ था कि 3 बजे के बाद फिर बैठक होगी। लेकिन 3 बजे के बाद में विपक्ष के नेता तो पहुंचे, लेकिन जेपी नड्डा जो राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो नहीं आए थे। और तो इससे ही अंदाज लगा लिया गया था, रिजिजू जी भी नहीं आए थे, दोनों ना आए थे, तो इससे लग गया था कि इन दोनों के बीच में कुछ टसन ज़्यादा हो गई है। और वो टसन के पीछे एक कारण ये भी था कि जो हाईकोर्ट जज वर्मा है जिनके खिलाफ महाभियोग आया है, उसमें सत्ता पक्ष का महाभियोग पहले लेना था, लेकिन धनखड़ जी ने विपक्ष का स्वीकार कर लिया। उसके बाद सत्ता पक्ष हस्ताक्षर कराने निकला, तो उसको लेकर भी एक बड़ा इशू बना था। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मुझे लगता है कि जेपी नड्डा का नंबर लग सकता है। और यदि आप नज़र दौड़ाएंगे, आपने मध्य प्रदेश की बात की है, मध्य प्रदेश में हम चारों तरफ नज़र दौड़ाए लें तो हमें लगता है कि 2-3 नेता मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जो राज्यपाल और उपराष्ट्रपति दोनों की अहर्ता रखते हैं।
सबसे पहला नाम मैं बताऊं शिवराज सिंह चौहान, जो इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में भी शामिल हैं, प्रधानमंत्री पद की दौड़ में भी शामिल बताए जाते हैं। इनके दोनों जगह से यदि इनका नाम काटना है तो उपराष्ट्रपति बना के इनको मतलब बाहर किया जा सकता है, दौड़ से बाहर सक्रिय राजनीति से किसी और दिशा में। एक दूसरी जो योग्यता के आधार पर मैं नाम ले रहा हूं, जिनके पास संसदीय ज्ञान का भंडार है, जो दिल्ली के राजनीति में भी रचे बसे हैं और मध्य प्रदेश के एक एक गांव को जानते हैं। प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं नरेंद्र सिंह तोमर, मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर हैं। कभी यदि मध्य प्रदेश पर चर्चा होती है तो उन्हें इग्नोर नहीं किया जाता, बेशक बने न बने पर विचार जरूर हो सकता है। और तीसरे और हैं जो संसदीय जानकार हैं, राष्ट्रीय पटल पर रह चुके हैं, इस समय मध्य प्रदेश में सीनियर मिनिस्टर हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी। हमारे मुख्यमंत्री तो चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो कैलाश जी को मध्य प्रदेश के बाहर ले जाओ भैया, चाहे महामंत्री बना के ले जाओ, राज्यपाल बना दो, उपराष्ट्रपति बना दो, पर कैलाश जी को मध्य प्रदेश से ले जाओ, क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसा लगता है कि बड़ी असहज हो गए दोनों के संबंध। तो ये तीन नेता हैं, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा बन ही जाएंगे। यदि विचार होता है मध्य प्रदेश के यदि मध्य प्रदेश से लेना है तो इन तीनों नेताओं के नाम पर विचार हो सकता है। सोशल मीडिया में बहुत तरह की चीज़ों की चर्चाएं हैं। एक चर्चा ये भी है कि जो जस्टिस शेखर यादव हैं उनके बारे में भी महायोग लाने की तैयारी में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी का समर्थन विपक्ष को मिल रहा था। इसके साथ साथ एक और एक और वर्ग की चर्चा हो रही है। ये बहुत अप्रत्याशित है, लेकिन सोशल मीडिया में एक चर्चा ये भी हो रही है कि किसी अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति को भी महत्व मिल सकता है, और उसमें सबसे ज़्यादा आरिफ मोहम्मद खान का नाम बहुत चर्चा में है। और वो भाषा वही बोलते हैं जो मोदी जी चाहते हैं, भाषा उनकी वही है। वो तो वंदे मातरम की भी वो अनुवाद कर चुके हैं वो, और बिल्कुल उसी अंदाज में बोलते हैं, बड़े मुफीद हैं उनके लिए आज की सियासत में। तो क्या आप देख क्या रहे हैं, इस तरह की भी कोई संभावना देखते हैं? मुझे उम्मीद कम है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मेरी आपकी जब पर्सनल बात हो रही थी तब भी जी देखिए, बेशक इस समय आरिफ मोहम्मद साहब ने अपने आप को सनाते नहीं मुस्लिम घोषित कर रखा है, वे लगातार भारतीय जनता पार्टी की लाइन पर बढ़ रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी है ही है। नरेंद्र मोदी जी को टोपी पसंद नहीं है, आप समझ लो। आप उन्हें विदेशों में पसंद है, विदेश में टोपी और ऊंचा पजामा बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो बड़ा क्लियर है उनके मामले में। तो बेशक संभावनाओं में तो हम किसी का भी नाम ले सकते हैं। आरिफ मोहम्मद साहब पूरी तरह से इस समय मतलब आप कह रहे हैं भगवाधारी, तिलकधारी और सनातनी मुस्लिम हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी मुझे फिर भी उम्मीद कम है। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो सोचते हैं, जहां मीडिया की और देश के लोगों की सोच जहां तक जाती है, शायद उसके बाद इन दोनों की सोच शुरू होती है, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद रविंद्र भाई। तो जगदीप धनखड़ एक इतिहास बन गए, और अब तो ये कहा जाएगा, ऐसी रविंद्र भाई जिस तरह का जिक्र कर रहे थे कि ज़्यादा उड़ो मत, नहीं तो तुमको धनखड़ बना देंगे। तो राजनीति में ये जो लोकतंत्र में जिस तरह की राजनीति होने लगी है, या जिस तरह की चलन हो गया है, और मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी का अंदाज जो हो गया है, ये बहुत चिंता का विषय है। और हम सब उम्मीद करते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा सभी करेंगे, और देश में लोकतंत्र बेहतर रहेगा, देश आगे बढ़ेगा। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको ये हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अगर हमें सहयोग करते रहेंगे, सिर्फ एक सहयोग चाहिए आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमको आपसे कोई आर्थिक सहयोग नहीं चाहिए, आपकी ही आवाज़ है, आपके ही मुद्दे उठाते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।